Hello बच्चों, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the first lecture of chapter Oscillation. तो बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर ऑसिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही सिंपल, इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। और इसमें जो है थ्योरेटिकल टॉपिक कम और डेरिवेशंस इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आज का पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें मैं आपको सारे छोटी मोटी बातें और डेफिनेशंस वगैरह मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत से छोटे मोटे डेफिनेशन है, लेकिन सब हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए, आगे इस चैप्टर को परफॉर्म करने के लिए, तो फिर लेक्चर हमारा बहुत ज़रूरी है आज का, ठीक है। और जो डेफिनेशन एग्जाम में आता है वो मैं यहाँ पर आपको जो है डेफिनेशन पूरा लिख के बता दूंगा, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन क्या है बच्चों? ऑसिलेशन तो हमने लोअर क्लास में भी जो है 5वीं 6वीं 7वीं में भी पढ़ा है ना। It is a periodic motion, a motion which repeat itself to and fro about their mean position is called oscillation. यानी ऐसा मोशन जो बार बार अपने आप को रिपीट करता हो और किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग जो है बार बार घूमते रहता हो, ठीक है ना। ऐसे ही मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। जैसे कि रोटेशनल डायनेमिक्स में भी ऑसिलेशन आया था कॉन्सेप्ट, ये देखो, ये इस तरह के मोशन को ही क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। इसमें क्या हो रहा है? एक पार्टिकल, एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अलोंग अ सेम पाथ, एक ही रास्ते पे, है ना, अबाउट देयर मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही मोशन को हम ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ऑसिलेशन सिर्फ पेंडुलम में ही नहीं होता है, ठीक है। स्विंग, आपने झूला देखा है, झूले में भी ऑसिलेशन होता है। स्प्रिंग आप जानते हैं कि ये देखो, ये रिजिड सपोर्ट से अगर किसी स्प्रिंग को आप टाई कर दो और इसमें एक मास लगा दो और इसको खींचेंगे तो ये भी जो है ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो ऐसे मोशन को भी हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पार्टिकल्स और बॉडी किसी एक फिक्स पॉइंट यानी मेन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। जब हम इसी को जो है पेंडुलम की बात करते हैं, तो पेंडुलम को जब आप फोर्स लगाते हो तो ये हो जाता है इसका मीन पोजीशन। क्या हो जाता है? मीन पोजीशन। और वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना शुरू करता है। तो एकदम कोने वाले पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम पोजीशन। और एकदम बीच वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। तो ये भी ऑसिलेशन है, ये भी ऑसिलेशन है, ठीक है। तो बच्चों, ऑसिलेशन कई टाइप के हो सकते हैं, यानी देखने में, जैसे स्प्रिंग में ऑसिलेशन, पेंडुलम का ऑसिलेशन, घड़ी का पेंडुलम भी आपने देखा होगा। तो बच्चों, ऑसिलेशन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ध्यान देना, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, ऐसा मोशन जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ऐसा मोशन जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ट्रू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन, a motion which repeat itself and all the particles of the body moves to and fro about their mean position। यानी ये बॉडी भी और इस बॉडी के सारे पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं मीन पोजीशन के अबाउट, यानी मीन पोजीशन के अलोंग, ठीक है, बार बार आगे पीछे। तो यहाँ पर भी अगर बच्चों मैं मान लूँ कि एक पॉइंट मान लो, ये इसको मीन पोजीशन बोल दिया, अब ये मास को खींचेंगे, ठीक है, तो ये फिर ऊपर नीचे, तो एक मेन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो किसी भी टाइप का हो, जब ये कंडीशन फिट हो जाती है, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, यानी दो कंडीशन है। एक तो बार बार वो अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, सेम सेट ऑफ मोमेंट परफॉर्म कर रहा है, एंड इट इज मूव टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन विच इज कॉल्ड ऑसिलेशन, इसी टाइप के मोशन को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑसिलेशन आप समझ गए हैं, बस मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था, ओके। अब उसके बाद पीरियोडिक मोशन क्या है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन सेकंड समझते हैं। पीरियोडिक मोशन बच्चों, ये सब बातों को समझ लो, चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। पीरियोडिक मोशन, a motion which repeat itself in a definite interval of time is called periodic motion। ऐसा मोशन जो एक खास टाइम में अपने आप को रिपीट करे, ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम में अपने आप को रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ऑसिलेशन में ही इसको मैं फिट करूं, अगर मैं बोलूं कि मान लो एक पार्टिकल है,
वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसको एक कोने से वापस उसी कोने पे जब पहुंचेगा तो एक ऑसिलेशन होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसको एक बार ऑसिलेट करने में 1 सेकेंड लग रहा है, 1 सेकेंड, फिर से वापस से एक बार ऑसिलेट करने में फिर से 1 सेकेंड लगेगा। अगर बार बार 1 सेकेंड ही लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। यानी यही ऑसिलेटरी मोशन क्या बन जाएगा, पीरियोडिक मोशन। वो ऑसिलेशन भी है, वो पीरियोडिक भी है, ठीक है। जैसे आपने सर्कुलर मोशन में देखा था पीरियोडिक मोशन, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो जो टाइम जो लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। अगर टाइम फिक्स होगा तो वो मोशन क्या बन जाता है, पीरियोडिक। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन में, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स में, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स टाइम है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन फिक्स टाइम है। तो ये मोशन कौन सा हुआ, वो सर्कुलर मोशन है, बट इट इज अ पीरियोडिक। सर्कुलर भी है और पीरियोडिक भी है। तो यहां पर बच्चों ये ऑसिलेटरी मोशन भी है, लेकिन अगर टाइम पीरियड फिक्स है, सेम टाइम लग रहा है इस सेट ऑफ मोमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो ये पीरियोडिक मोशन भी हो जाएगा। और अगर मान लो कि एक बार ऑसिलेशन किया 1 सेकेंड लगा, सेकेंड टाइम में आधा सेकेंड हो गया, ठीक है, जो भी है, अगर टाइम चेंज हुआ तो फिर ये पीरियोडिक नहीं होगा। मगर ऑसिलेशन में ऐसा नहीं होता है, मोस्टली ऑसिलेशन जो है पीरियोडिक ही होते हैं, ओके। तो बच्चों आप समझ गए पीरियोडिक मोशन क्या, ऐसा मोशन जो सेम टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसको रिपीट होने में बार बार उतना ही टाइम लगता है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो पीरियोडिक कैन बी सर्कुलर, पीरियोडिक कैन बी ऑसिलेटरी, पीरियोडिक कैन बी रोटेशनल, ठीक है। तो एक इसमें एक छोटी सी बात आती है, ध्यान देना, छोटी सी बात आती है। एवरी oscillation is a periodic, मोस्टली जितने भी ऑसिलेशन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेशन। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन हो ये जरूरी नहीं है भाई। पीरियोडिक मोशन, हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन ही ऐसे जरूरी है क्या? ये पीरियोडिक मोशन सर्कुलर भी हो सकता है, ये रोटेशनल भी हो सकता है, कोई और टाइप का भी मोशन हो सकता है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। इस बात को ध्यान में रखना। तो मेरे ख्याल से ऑसिलेशन आपको समझ में आया, पीरियोडिक मोशन आपको समझ में आया, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन क्या है? ऐसा मोशन जो सेम टाइम में बार बार अपने आप को रिपीट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो अगर कोई ऑसिलेशन, यानी अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और सेम टाइम में अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। यानी ऑसिलेशन भी है और पीरियोडिक भी है, तो हम इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन, ओके। देन चलो अब अगला डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अगला डेफिनेशन है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल डेफिनेशन है, ओके। हमने इसको सर्कुलर मोशन के लिए देखा था। ऑलवेज टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी। टाइम पीरियड को हम टी से ही दिखाते हैं। हमने टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन में भी देखा था, अब हम टाइम पीरियड ऑसिलेशन में भी देख रहे हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, time taken by the particle to complete one set of oscillation is called time period of oscillation. The time taken by the particle, the time taken by the body to complete one set of oscillation is called time period of oscillation. यानी अगर कोई बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है और इसको एक बार ऑसिलेट करने में जो टाइम लगता है, मान लो 2 सेकेंड लगा, फिर वापस से ऑसिलेट करने में फिर से अगर 2 सेकेंड लगता है, ठीक है, फिर से, तो इसका टाइम पीरियड, एक बार ऑसिलेट करने में अगर 2 सेकेंड लगा तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सेट ऑफ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का सेट कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी। अच्छा, जब यही सर्कुलर मोशन के लिए आया था तो तुमने क्या बोला था?
तो डेफिनेशन हमारा क्या था? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, यानी पार्टिकल को एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। वो सर्कुलर मोशन में था, तो ऑसिलेशन में फर्क क्या हो गया? बोल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सेट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो बच्चों और टी का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। बेसिक सब आप जानते हैं सारी बातें, ठीक है, बस सारी चीज़ों को मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, फिर हमको लेक्चर में आगे ज़रूरत पड़ेगी। देन अब अगला डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ध्यान देना बच्चों। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल पर सेकेंड। बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विच इज डिनोटेड बाय एन, फ्रीक्वेंसी को हमेशा एन से ही दिखाया जाता है। बोलता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट किया, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, यानी एक सेकेंड में कितनी मरतबा ऑसिलेट करता है, यानी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर सेकेंड। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ध्यान दो। मैं बोलूँ ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, मैं बोला इसने एक सेकेंड में 2 बार ऑसिलेट किया। 2 बार ऑसिलेट करने का मतलब है ये एक बार हुआ और 2 बार हुआ, एक सेकेंड में 2 बार ऑसिलेट किया, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? देन इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 हर्ट्ज। ओके, अगर मैं बोलूं बच्चों ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एक सेकेंड में एक बार ऑसिलेट किया, मतलब एक बार जा आके गया उस कोने पे, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम एक बार, तो आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। अगर मैं बोलूं कि एक सेकेंड में 5 बार ऑसिलेट किया है, बहुत फास्ट ऑसिलेशन है, तो आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। तो बच्चों ध्यान देना, एक सेकेंड में एक बार फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, एक सेकेंड में 2 बार फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, एक सेकेंड में 3 बार फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। अगर मैं बोलूं ये पार्टिकल 2 सेकेंड में 10 बार ऑसिलेट कर रहा है, कितनी बार? 10 बार, 2 सेकेंड में 10 बार, तो फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। तो एक सेकेंड में कितना हुआ? 5 बार, एक सेकेंड में 5, तो हमेशा आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो पर सेकेंड निकालना है। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशंस 11 में भी थे, रोटेशनल डायनेमिक्स में भी थे, अब ये ऑसिलेशन में भी आ गया, तो ऑसिलेशन में मैं आपको बता दिया इसको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। SHM इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें जो एग्जाम में जो डेफिनेशन हमको आता है वो डेफिनेशन है डिफाइन लीनियर SHM, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं आपको डेफिनेशन लिख के दे दूंगा, आप ध्यान दो। पहला SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब भी हम टेक्स्ट बुक में, जब भी आपको नोट्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन या जब भी मैं SHM बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे वो मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ध्यान दो। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इन विच all the particles of the oscillating body perform to and fro motion about their mean position along a same path is called SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। एकदम सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, बिल्कुल रटने की कोशिश नहीं करना, ध्यान देना। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज अ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन, यानी ये ऑसिलेशन भी है, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये ऑसिलेटरी भी है और ये पीरियोडिक भी है, मतलब
टाइम पीरियड भी सेम है इसका, एक बार जाके आने को 2 सेकंड लगा तो हर बार 2 सेकंड लग रहा है, तो मतलब टाइम पीरियड भी सेम है, तो ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है। तो इट इज अ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, यानी बॉडी और साथ साथ इसके सारे पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग सेम पाथ, एक ही रास्ते पर, अलोंग सेम पाथ। तो दिस मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों हम इसको एक पेंडुलम का एग्जाम्पल भी लेके दिखा सकते हैं, हम इसको एक स्प्रिंग के एग्जाम्पल में भी बता सकते हैं। मान लो ये देखो स्प्रिंग है, ठीक है, और इसमें जो है मास लगा हुआ है। अब जब हम इसको मूव करेंगे, ये डेफिनेशन फिर से मैं बोलूं कि मान लो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन, अब ये बार बार ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये ऑसिलेटरी भी है, देन ये पीरियोडिक भी है, मतलब एक बार ऊपर जाके नीचे आने में अगर 2 सेकंड लगता है तो बार बार 2 सेकंड लग रहा है। ऑसिलेटरी भी हुआ, पीरियोडिक भी हुआ, और इसके जो पार्टिकल है, जो ये बॉडी स्प्रिंग के जो पार्टिकल से मूव्स, कैसा मोशन कर रहे हैं, मूव टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे। यहाँ पर मैं अप एंड डाउन बोलूंगा, सही, यहाँ पे स्प्रिंग के इस केस में क्या बोलेंगे, अप एंड डाउन मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग सेम पाथ, और एक ही रास्ते पर। अच्छा, अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसा इस पोजीशन पे रख देता हूँ, ये पोजीशन पे, ठीक है, और मैं इसको मूव करता हूँ, जब इसको हम खींचेंगे और खींच के रिलीज कर देंगे तो इस तरह से मोशन करता रहेगा, ठीक है। तो हो गया ट्रू एंड फ्रो मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इट इज अ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इन विच all the particles of oscillating body moves to and fro about their mean position along same path, बार बार उसी रास्ते पर, उसी पाथ पर ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे ही मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन नथिंग बट इट इज ऑसिलेशन। ओके, तो बच्चों अब ये हो गया सिंपल हार्मोनिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी 2 टाइप हैं, कौन कौन से हैं ध्यान देना। नंबर 1, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, हार्मोनिक मोशन। तो मैं शॉर्ट में लीनियर एसएचएम लिख सकता हूं। और नंबर 2, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एंगुलर एसएचएम। एक तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है और दूसरा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब ये लीनियर कब होता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये लीनियर कब होता है। अभी तो आपने सिंपल हार्मोनिक देखा, आप देखते हैं लीनियर। ओके, बोलता है इफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, यानी ये जो पार्टिकल से बॉडी जब ऑसिलेट कर रही है तो इसने जो पाथ कवर किया, जो पाथ पे ये ऑसिलेट हो रही है, इफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन हुआ, सीधा हुआ वो पाथ, देन इट इज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगा, इफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज एंगुलर, इज अ कर्व फॉर्म, इट इज अ आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क के फॉर्म में है, कर्व फॉर्म में है, तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलेंगे, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बोले सर अब यहां पर आपको इस बात को क्या समझना है, जरा ध्यान दो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कितने टाइप के हैं, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। ये देखो एसएचएम है मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है ही, अभी जो पहला डेफिनेशन ने मैंने बताया, तो क्या कहा जाएगा, ये ऑसिलेटरी भी होगा, ये पीरियोडिक भी होगा, यानी यहाँ पे पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, ये सब तो आ ही गया। लेकिन लीनियर कब बोलेंगे, जब ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, सीधा सीधा, यानी जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करेंगे तो वो लीनियर होगा। और अगर पार्टिकल एंगुलर यानी कर्व फॉर्म में ऑसिलेट करेंगे, कर्व बनाते हुए ऑसिलेट करेंगे, जैसे पेंडुलम का जो हम एग्जांपल देते हैं, ये देखो ये पेंडुलम, ठीक है, अब ये पार्टिकल जो है पूरा कर्व बना के, तो ये हो गया एंगुलर एसएचएम।
बट हम इस एंगुलर में भी लीनियर ढूंढेंगे, इस एंगुलर एसएचएम में हम लीनियर ढूंढेंगे। कैसे बताता हूं मैं, ये देखो। पहले मैं लीनियर का और एक एग्जांपल दूं। ये देखो, ये स्प्रिंग, अभी आपने देखा स्प्रिंग का मोशन, ठीक है। स्प्रिंग बच्चों, जब इस मास को आपने नीचे खींच दिया, खींच के छोड़ दिया, तो ये एक ही पाथ पर, यानी एक ही रास्ते में अप डाउन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो डेफिनेटली ये कौन सा मोशन हो गया, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। ओके। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम पेंडुलम को लेके बात करने वाले हैं, पेंडुलम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे वो पेंडुलम के ऊपर होगा। तो बच्चों, अब पेंडुलम में हम लीनियर कैसा ढूंढेंगे, ये देखो। हमारे पास 12th में पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के ऊपर प्रैक्टिकल भी है। और जब बच्चों प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हम बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या मालूम है, कि बच्चों फोर्स बहुत ही स्मॉल लगाना, ताकि आपका जो एम्पलीट्यूड हो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। जब बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड रहेगा तो इट इज़ लुक लाइक अ लीनियर, वो सीधा दिखाई देगा, ठीक है। जब बच्चे ज़्यादा इसको एम्पलीट्यूड, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये पूरा कर्व बनता जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, एंगुलर बन जाएगा। लेकिन इसका एक पार्ट, इसका पार्ट, ठीक है, इस कर्व का एक छोटा सा पार्ट जब हम लेंगे तो ये क्या होगा, लीनियर होगा, सीधा सीधा दिखाई देगा। तो उसको हम बोल सकते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इस बात को आपको समझा रहा हूँ ताकि आगे चल के जो है ये आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम इस कर्व का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं तो इट इज़ लुक लाइक अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और वैसे भी जब बच्चे पेंडुलम के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं तो ये देखो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना बहुत स्मॉल फोर्स लगाओ, स्मॉल फोर्स। तो जब एकदम स्मॉल फोर्स लगता है तो अब ये जो इसका पाथ दिख रहा है ये लीनियर ही है, ये स्ट्रेट लाइन में ही है, तो ये हो जाता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैं अगर बोलूँगा ज़्यादा फोर्स लगाओ तो ये देखो कर्व बनना शुरू हो जाता है। अब ये जब कर्व बनना शुरू हो गया तो ये हो जाता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लीनियर और एंगुलर दोनों समझ गए होंगे। ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन जब वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा तो उसको हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, और ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन जब वो कर्व के फॉर्म में होगा, आर्क बनाएगा, तो उसे हम बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। बच्चों अब हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम में आता है, ठीक है, डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखने के लिए। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर मैंने इसको एग्जाम में देखा हूँ। तो ध्यान दो, क्या है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत ही सिंपल है, हम देख चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा ना, तो अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को, अब दो इसमें अहम बात है, दो पॉइंट वाली बातें हैं, उसको जरा ध्यान देना कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एट इट इज अ लीनियर पीरियोडिक मोशन, इट इज अ लीनियर पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, दोनों भी है। देखो ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा तो क्या बन जाएगा, एसएचएम। तो इट इज अ लीनियर पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। इसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशन, इन विच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। पहली कंडीशन क्या है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो पहली कंडीशन है, मैं इसको नंबर 1 बोलता हूं, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड नंबर 2, इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैं इन दोनों बात को समझाता हूं। यानी जो पहला आप एसएचएम देख रहे थे वो तो है ही, उसके साथ दो कंडीशन और ज्वाइन कर दिया। वो क्या है कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, it is a oscillatory motion, it is a periodic motion. If it is performing along same straight line path, then it is a linear simple harmonic motion. अच्छा, इसमें और दो बात कौन सी है कि force is always directed towards the mean position, पहली बात, and number 2, its magnitude is proportional to displacement from the mean position, दूसरी बात। दोनों बातें मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। मान लो एक पेंडुलम है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ओके, ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। और
अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, थोड़ा सा ऑसिलेशन है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया, इट इज़ लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, सीधा दिख रहा है, और इसके पार्टिकल्स यानी ये बॉडी टू एंड फ्रो मोशन बार बार सेम सेट ऑफ मोशन परफॉर्म कर रही है, तो हो गया ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये पेरियोडिक भी है, इसका टाइम पीरियड भी सेम है। अब दूसरी बात, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। देखो बच्चों, जब हम इस पेंडुलम पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ खींच के लेके जाएंगे, ये पेंडुलम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमने फोर्स लगाया इस पेंडुलम पे, वो फोर्स कहाँ गया? वो फोर्स इस पेंडुलम में रीस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में चला गया, रीस्टोरिंग फोर्स। अब क्या इसको वापस लाने के लिए फिर से फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं, जो आपने फोर्स लगाया वही फोर्स इस पेंडुलम में रीस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में चला गया, और अभी वापस ये इधर आएगा, तो इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। फिर वो वहां से इधर आएगा, ठीक है, तो फिर से इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? इट इज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा, नंबर 2, इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब ध्यान दो कि अगर सिंपल है, अगर मैं, ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, मैं बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा, बहुत थोड़ा सा, तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। थोड़ा ज़्यादा लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, और फोर्स बढ़ाऊं तो और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना फोर्स बढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। वो एक अलग बात है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमको फोर्स बहुत कम लगाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, फोर्स कम लगाओगे तो पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। ठीक है, कम फोर्स लगाओगे तो कम डिस्प्लेसमेंट पे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ज़्यादा फोर्स लगाए तो ये जो ऐसा ऑसिलेट करना शुरू। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखा रहे हैं? एक्स से। कम डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, तो ये लो एक्स। ठीक है, तो फोर्स इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो बच्चों, ये तो आपने पेंडुलम के केस में देख लिया। सेम स्प्रिंग के केस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, स्प्रिंग के केस में भी ऐसा ही होता है। ये मान लो कि हमने स्प्रिंग लगाया, ठीक है, अब जब इसको खींचेंगे, आप जब इस मास को, इस ऑब्जेक्ट को खींचेंगे, तो आपका फोर्स कहाँ गया? हमारा फोर्स जो हमने इस पे अप्लाई किया, ये इस स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में चला गया, और वापस से वो स्प्रिंग को कहाँ के लिए? ऊपर। अगर मैं बोलूँ कि ये मीन पोजीशन है, आप स्प्रिंग को नीचे खींचेंगे, ठीक है, छोड़ दिया, वापस से ऊपर चला, यानी फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और बच्चों, जितना ज़्यादा खींचोगे डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, जितना कम खींचोगे डिस्प्लेसमेंट एक्स उतना कम होगा। तो यही दो बात यहाँ पर है। ठीक है, सिंपल है डेफिनेशन। तो अगर एग्जाम में आता लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करो, तो कैसा डिफाइन करना है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइन एज इट इज अ लीनियर ऑसिलेटरी पेरियोडिक मोशन। हो गई, सारी बात हो गई, बस दो कंडीशन, इन विच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन and its magnitude is proportional to the displacement from the mean position. Its magnitude is proportional to displacement कहाँ से लेते हैं? मीन पोजीशन से, जहाँ तक पार्टिकल गया वहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। Its magnitude is proportional to displacement of the particle from the mean position. Okay. तो बच्चों, क्या फॉर्मूला बनता है? इधर देखो, फॉर्मूला बनता है फोर्स is proportional to, force is always directed towards main position and its magnitude is proportional to displacement from the main position. यानी force is directly proportional to displacement. फोर्स जितना ज़्यादा लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा रहेगा, फोर्स जितना कम लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना कम रहेगा। एंड नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स मेन पोजीशन की तरफ आता है, ठीक है, तो और डिस्प्लेसमेंट उस तरफ होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमेशा नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो हम लोग कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट आएगा? के। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हम लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड अगर हम डायरेक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो F इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज कांस्टेंट। के क्या है? के कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ओके।
तो बच्चों ये था हमारा जो है कुछ बेसिक चीज़ें जो अब इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें यूज़ होती रहेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें मैं अभी आपको बताया हूँ सब आपको समझ में आई होंगी। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।